नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है और मैं डॉक्टर किशोर खिलियाल दिल्ली से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दोस्तों मैंने जो विषय लिया है थोड़ा सा अलग है, जिसमें हम बात करेंगे चंद्र ज्योतिष के बारे में, यानी कि चंद्रमा को ज्योतिष में हम क्यों देखें, इसकी क्या इंपॉर्टेंसी है, हमारे शास्त्र या हमारे विद्वान इसके विषय में क्यों बोल रहे हैं कि चंद्र लगन की कुंडली को अवश्य देखा जाना चाहिए या चंद्र कुंडली को अवश्य देखा जाना चाहिए। बहुत सारे हमारे दर्शक पाठक थे जिन्होंने हमसे पूछा कि गुरुजी इस पे कोई जानकारी अगर आप दे सकें तो अच्छा रहेगा कि आखिर चंद्र लगन की या चंद्र कुंडली की इंपॉर्टेंसी क्या है। क्योंकि अधिकतर जो लाल किताब के ज्योतिषी हैं वो तो ये मानते हैं कि लगन कुंडली पैरामीटर में परफेक्टली काम करती है, तो चंद्र कुंडली को हम क्यों देखें या चंद्र कुंडली की क्या इंपॉर्टेंसी है। खैर, विषय अंतर से भटकने की कोई जरूरत नहीं, बात करेंगे चंद्र कुंडली के बारे में। और मैं आपको यहाँ बता दूं कि पुराने ज्योतिषी जो थी वो चंद्र कुंडली पर अधिक समय देते थे। उसका एक दृष्टिकोण होता था जो मैं आपको बता दूं। ये माना जाता है दोस्तों कि चंद्रमा हमारे मन का कारक है और परिवर्तनशील होने के कारण, सूक्ष्मता के कारण इसमें बहुत गहराई भी है। और चंद्रमा सभी ग्रहों में सबसे सूक्ष्म माना गया है और धरती के सबसे नजदीक होने के कारण या पृथ्वी के सबसे नजदीक होने के कारण इसकी गति को सबसे तेज रखा गया है या इसकी गति सबसे तेज है। और ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जो एक माह में समस्त नक्षत्रों का भ्रमण कर लेता है। चंद्रमा के बारे में कालिदास जी का जो है सुर कहा गया है कि ये मन भावनाओं का दृष्टिकोण रखता है, जिससे हम दुनिया को समझते हैं, देखते हैं। लगन हमारी वो बुद्धि होता है जो हम तय करती है कि सही या गलत क्या है या हमें किस खास परिस्थिति में क्या काम करना है। इसीलिए जो ज्योतिषी लोग हैं वो इसे कहकर नजरअंदाज कर देते हैं कि चंद्रमा तो 2.5 दिन तक एक ही राशि में रहेगा, इसलिए इसकी इतनी महत्वपूर्णता नहीं है। परंतु अनुभव ऐसा तो नहीं बता रहे। और जब कोई भी बात हमारे विद्वान या ऋषि मुनि अगर कह रहे होते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई तर्क तो अवश्य ही होता है। और हम जानते हैं कि गोचर की अवस्थाओं के कारण ही व्यक्ति विशेष के जीवन में जो है चेंजेस आते हैं। दशा भुक्ति, अंतर्भुक्ति, विषुवंतरी और अन्य चंद्रमा के गोचर या नक्षत्र परिवर्तन से ही जीवन में शुभ अशुभ घटनाएं पैदा होती हैं। इसीलिए लेकिन ये भी माना जाता है कि अधिकतर चंद्र कुंडली देखनी ही लोगों को बहुत कम आती है या लोग उसका इस्तेमाल कम करते हैं, तदापि इसीलिए वो ऐसी बातें कर देते हैं। यहाँ हम कुछ बातों को नोट करते चलते हैं जो आपको समझना होगा कि गोचर का अध्ययन महादशानाथ और अंतरदशानाथ का परस्पर संबंध चंद्रमा से ही तो देखा जाता है। अगर चंद्रमा से हम नहीं देखेंगे या चंद्र के नक्षत्र की वैलिडिटी नहीं होगी तो विषुवंतरी दशाएं काम नहीं करेंगी। लगन कुंडली से जो योग बनते हैं वो राजयोग हो सकते हैं, लेकिन वो फल दे ना दें ये डिपेंड करेगा। लेकिन अगर चंद्रमा से वो योग बन रहे हैं जो कि लगभग 108 योग बोले गए हैं, अगर वो बन रहे होते हैं तो अवश्य ही अपना फल किसी न किसी अवस्था में देते ही देते हैं। लगन कुंडली के फल किसी न किसी कारण से कट सकते हैं, टूट सकते हैं, लेकिन चंद्र कुंडली के जो योग हैं या राजयोग हैं वो परमानेंटली फिक्स्ड रहते हैं और वो अपना फल देते ही देते हैं। खासतौर से एक दो फलों को अगर हम छोड़ दें तो थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जिनमें केंद्रुम योग अगर देखा गया तो वो चंद्रमा के लिए खराब माना गया है। चंद्र से बनने वाले युगों की बहुत सारी श्रेणियां रखी गई हैं, जिनमें सुनफा योग जो है दो प्रकार, जो अनफा और सुनफा रखे गए हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंसी रखते हुए दिखाए गए हैं। जिसके बारे में कहा गया है कि ये राजा या उसके बराबर का पद दे देता है अगर चंद्रमा से दूसरे घर में कोई भी ग्रह स्थित हो, खासतौर से शुभ ग्रह स्थित हो तो। और ये आधुनिक शब्दावली में परफेक्टली काम करता हुआ नजर आता है। यह व्यक्ति को बुद्धिमान, अमीर और प्रसिद्ध तो बनाता है, लेकिन जातक विशेष को खूब मेहनत भी कराता है। यहाँ एक बात ध्यान देने की है दोस्तों कि ऋषि कभी भी दूसरे घर के योग को परिवर्तन करने वाले ग्रहों की प्रकृति के बारे में बात नहीं करते हैं। वो ये कहते हैं कि अशुभ या शुभ होने से कोई प्रमाण नहीं मिलता, सिर्फ चंद्रमा से दूसरे घर में कोई ना कोई ग्रह अवश्य ही होने चाहिए। यहाँ एक बात बता दूं कि चंद्रमा से जब हम दूसरे घर की बात करते हैं तो चंद्रमा आपका मन है, और मन से जब दूसरे घर में या 12वें घर में ग्रह होता है तो उसको थोड़ा सा संबल मिल जाता है। जातक विशेष कोई ज्यादा बड़े फैसले लेने में घबराता तो नहीं है। यहाँ हम बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं कि चंद्रमा से दूसरा घर जो है शक्ति देने वाले राजयोग की तरह भी देखा गया है। बहुत सारे उदाहरण हमने पाया कि चंद्रमा से दूसरे घर में जब कोई उच्च का या कोई स्वराशि का ग्रह था, जातक विशेष को बहुत अच्छी सफलता मिली थी। अब यहाँ एक बात समझने की है दोस्तों कि अगर मान लेते हैं कि चंद्रमा से आगे कोई ग्रह, ऐसा ग्रह बैठा है जो अग्नि तत्व का है, तो और वो लग्नेश होकर बैठा है तो वो कितनी ताकत उस व्यक्ति को दे देगा आप समझ सकते हैं। ये ऐसा जातक लड़ाई झगड़े करने में एक्सपर्ट तो होगा ही होगा, लेकिन वो आधुनिक समय में लड़ने भिड़ने के साथ साथ अपनी बात को रखने की हिम्मत भी रखता होगा। चंद्रमा किसी भी राशि में हो, उससे दूसरे भाव में राहु केतु डिपॉजिटर के साथ बैठ जाए या राहु केतु बैठ जाए तो इसका उस जातक विशेष पर क्या प्रभाव पड़ेगा आप सब व्यक्ति विशेष खास तौर से जानते ही हैं। चंद्रमा के
3, 6, 10 और 11 भाव में यानी उपचय भाव में जितने ज्यादा शुभ ग्रह होते हैं उतना ही बहुत अच्छा माना गया है। आप सब जानते ही हैं, खासतौर से ऐसा व्यक्ति बहुत सुंदर होता है और उसके पास बहुत ज्यादा धन भी होता है, और इसको शास्त्रों में वसुमती योग के नाम से कहा गया है। एक और महत्वपूर्ण योग है कि अगर बुध बृहस्पति की युति हो और यह युति चंद्रमा से केंद्र त्रिकोण में हो तो यह शारदा योग बन जाता है, जो जातक विशेष को विशेष तौर से कलाकारी के क्षेत्र में भेज देता है। अगर चंद्रमा यहाँ ना हो तो ये योग काम ही नहीं करेंगे। इसके फल कथन को हम देखते हैं कि जब चंद्रमा मंगल के साथ दूसरे या 11वें भाव में होता है तो जातक बुद्धिमान के साथ साथ धनवान भी होता है और उसकी बुद्धि बहुत अच्छी होती है। अब बात करते हैं कि राहु के लिए कहा गया है कि राहु जिसके 10वें दुनिया उसके बस में, परंतु उपयोग में ऐसा नहीं आता। लेकिन अगर चंद्रमा से 10वें घर में है तो यह योग स्पष्ट रूप से खिलता हुआ महसूस होता है। एक बात और बता दूं, माँ के अगर हम बात कर रहे हैं तो माँ को चंद्रमा से ही देखा जाता है मन की स्थिति के अतिरिक्त। लेकिन यहाँ चंद्रमा से चौथे भाव को भी अगर आप देख लेंगे तो आप माँ को ज्यादा अच्छी तरह से देख पाएंगे, कि चंद्रमा से चौथा भाव जितना अच्छा माँ के बारे में जानकारी देता है उतना स्वयं चंद्रमा नहीं देता है। चंद्रमा से छठा घर भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि यह एक मन की कमजोरी को बताता है। अगर यहाँ शुभ ग्रह बैठा हो तो कमाल का फल आता है, लेकिन अगर अशुभ या क्रूर ग्रह हो तो ये योग 42 साल के बाद फलता है और जातक को बड़ा नेता या व्यापारी बना देता है। तो ऐसे ही आप देख रहे हैं कि चंद्रमा अगर नहीं होगा तो क्या होगा। ऐसे ही अमूल कीर्ति योग चंद्रमा से 10वें भाव में अगर कोई शुभ ग्रह बैठा है तो ये बनता है। और निजी अनुभव में हमने पाया कि ये थोड़ा सा अशुभ स्वभाव का जरूर है, लेकिन ये फलता है तो बहुत बेहतरीन फल प्रदान कर देता है। ऋषियों ने स्पष्ट कहा कि पिता को मूल्यांकन को सूर्य से 9वें घर से, माँ को चंद्रमा के चौथे घर से, भाइयों का मंगल के तीसरे घर से, मावा का बुध से छठे घर से, और इसी तरह आगे भी ग्रहों को देखा जाना चाहिए। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे अगर चंद्रमा नहीं होगा तो यहाँ पर आगे चीजें आप ठीक से नहीं समझ पाएंगे। यहाँ एक बात और देखिए कि चंद्रमा के लिए चौथा घर जो है वो चौथा भाव चंद्रमा का माना गया, काल पुरुष में पृथ्वी का माना गया, उससे हृदय को भी देखा जाता है। यदि चौथे भाव में कोई शुभ ग्रह या अच्छा ग्रह होता है तो ये माना जाता है कि जातक विशेष बहुत अच्छे हृदय का स्वामी है, उसकी प्रारंभिक शिक्षा भी अच्छी होगी और वो माता के लिए बहुत विशेष तौर से प्रिय होगा। महापुरुषों के बारे में क्या गया है कि माता का हृदय ही हमारी प्राथमिक पाठशाला होती है। बात कर लेते हैं जैमिनी ज्योतिष की। तो जैमिनी ज्योतिष में सूर्य, शुक्र या राहु आरूढ़ लगन से द्वादश भाव में हो तो व्यक्ति को सरकार से नुकसान होता है, और यदि चंद्रमा इस पर दृष्टि डाल दे तो ऐसा होना निश्चित है। यहां पर एक बात और भी बता दूं कि चंद्र शुक्र की युति या चंद्रमा का शुक्र से दृष्टि संबंध भी जो कि जैमिनी दृष्टि के अनुसार हो तो ये एक राजयोग का काम करता है और जबरदस्त सफलता प्रदान करता हुआ देखा गया है। हमने इस पे बहुत सारी पत्रिकाओं में काम करके देखा है। अब अगर ये सारी घटनाओं का जिक्र हम देखें और परिस्थितियों को हम समझें, और अगर हम चंद्रमा के बिना ये सब करने की कोशिश करें तो इनको कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। यहां मैं एक बात और बता दूं कि पुराणों में चंद्रमा के विषय में जो जानकारी दी गई है उसमें बहुत कुछ अलग अलग बातें कही गई हैं, जैसे कि चंद्रमा 27 नक्षत्रों का स्वामी माना गया है और वो सबसे ज्यादा देर तक भ्रमण जो है रोहिणी के पास करता है। यानी रोहिणी में जब चंद्रमा होता है तो काफी देर तक वो वहां पर गोचर करता है। ये सब बातें अगर हम प्रिडिक्शन में लागू करें तो वो फलित में बहुत कामयाब होता है। यानी वृषभ राशि का समय थोड़ा सा अन्य राशियों के मुकाबले थोड़ा सा बढ़ जाएगा। चंद्रमा को दुर्वासा का सगा भाई माना गया है, इसलिए चंद्रमा से तीसरे भाव में इनके दोनों भाइयों का कुछ गुण अवश्य दिखता है। एक भाई इनके दत्तात्रेय थे, आप सब जानते हैं, दूसरे भाई दुर्वासा रहे हैं। चंद्रमा जी को शंकर जी से खासतौर से लगाव रखा गया है। चंद्रमा से तीसरे भाव में शिव का कोई गुण अवश्य ही नजर आता है। अगर कुंडली में हम देखें तो चंद्रमा को भोगी ग्रह माना गया है। जीवन में जितनी भी अच्छाई या बुराई है चंद्र के बिना हो ही नहीं सकती। कतिपय कुछ विद्वान कलयुग में राहु केतु को भी बोलते हैं, लेकिन राहु केतु भी इतने खराबी नहीं देते जितनी खराबी चंद्रमा दे देते हैं, क्योंकि चंद्रमा मनसोचात होने के कारण बहुत तेजी से घूमते हैं और यकीनन बहुत तेजी से घूमने के कारण जातक विशेष की बुद्धि का हरण कर लेते हैं। खासतौर से आत्महत्या वाले लोगों की कुंडली में चंद्रमा के प्रभाव को स्पष्ट रूप से देखा गया है। चंद्रमा को भोगी माना गया है। 27 नक्षत्र उनकी पत्नी है, बृहस्पति की पत्नी उनकी प्रेमिका रही है, रोहिणी पर इनकी आसक्ति ज्यादा रही है। अवैध संबंधों के कारक भी यही ग्रह माने जाते हैं और साक्षी भी माने गए हैं, क्योंकि इनको अगर आप इंद्र की कथा में देखें तो आपको समझ में आएगा शारीरिक संबंध बिना चंद्र की अनुमति के हो ही नहीं सकते, क्योंकि चंद्रमा फिर से मैं कहूंगा मन का कारक है, तरलता का कारक है। चंद्रमा को दक्ष और गणपति से श्राप मिला हुआ है। इसको माना जाता है कि ये गणपति तथा उनकी माता की उपस्थिति में सौम्य हो जाते हैं और ये दक्ष के दामाद भी हैं। तो शास्त्रों में इस प्रकार से इनके विषय में जानकारी दी गई है और ये
फलित करते हुए अगर हम ये सारी बातें ध्यान रखते हैं तो चंद्रमा किस प्रकार से आपके फल में चार चांद लगा देंगे आप खुद नहीं समझ पाएंगे। हालांकि कुछ बातें प्रैक्टिकली समझनी पड़ेंगी। यदि आप खुले आकाश के नीचे प्रतिदिन तिथि अनुसार चंद्रमा को रीड आउट कर सकें तो आप समझेंगे कि आप जो है किस प्रकार से चंद्रमा का अध्ययन करने में कामयाब हो रहे हैं। कहीं कहीं पे हमें ऐसा भी मिला कि लगन कुंडली नहीं थी, लेकिन चंद्र कुंडली के जब हमने टैली की तो काफी अच्छे परिणाम देखने को मिले, बशर्ते चंद्र कुंडली आपको देखनी आती हो। खुले आकाश के नीचे चंद्रमा ठीक आकाश में जब आपके ऊपर होता है तो पूर्णमासी का दिन होता है। इस तरह से अगर आप प्रत्येक तिथि को आप समझ पाएंगे तो आप देख पाएंगे कि चंद्रमा किस प्रकार से आपके फलित करने में चार चांद लगा देते हैं। प्लस गोचर का अध्ययन करने में चंद्रमा बहुत बेहतरीन तरीके से काम करते हुए नजर आए। प्रश्न शास्त्र में भी चंद्रमा को एक अलग ही महत्व दिया गया है। तो यहाँ कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है दोस्तों कि कोई भी ग्रह या खासतौर से चंद्रमा की अगर हम बात कर रहे हैं तो विद्वानों ने किसी भी तरह से चंद्रमा को नकारा नहीं। चंद्रमा सबसे तेज घूमने वाले ग्रह थे, बावजूद इसके उन्होंने इंपॉर्टेंस दी है। और जब वो अगर किसी बात को कहते हैं तो उसको ठीक तरह से समझा जाना चाहिए। कदापि सिर्फ लगन कुंडली से प्रिडिक्शन देने में वो फायदा नजर नहीं आता है या वो चीज हमें नजर नहीं आती है जो संभवतः चंद्र कुंडली से देखने में नजर आती है। यदि आप हमारे इस मंच पे पहली बार आए हैं और आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो अवश्य ही इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग इसी तरह से हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहिएगा। रोज नई जानकारी के साथ एक बार फिर से आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए आपके लिए आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।